हो गए हैं, हमारा बाहर पड़ रहा है नहीं है ना। हाँ तब जय हिंद प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका। आइए हम पढ़ेंगे जल संसाधन। कौन से? जल संसाधन। जल संसाधन। जल संसाधन। जल संसाधन ने हमने पिछले क्लास में पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में, संसाधन के बारे में। ये ज्योग्राफी का क है, नहीं क है कि ख है? ख है। कौन से? जल संसाधन। क हम लोगों ने पढ़ लिया था। क कौन सा था? सिर्फ संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। और सब हम जानते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन का तात्पर्य वैसे साधन से है जो मानव के आवश्यकताओं को क्या कर देता है? पूर्ति कर देता है, संसाधन कहलाता है। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। ये बात कौन कहते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत आपको याद है, समझ गए। अर्थात उसी का एक छोटका भाई है, इसका नाम है जल संसाधन। किताब को देखिएगा, जल संसाधन की बात करें तो हम बात करें तो पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी पर 3/4 जल है। कितने चौथाई? 3/4, मतलब बात किया जाए कि पूरे पृथ्वी के अर्थात 3/4, मतलब 71% हमारी पृथ्वी पर जल है। और इसीलिए अत्यधिक जल होने की वजह से, मतलब 71% हमारे पास क्या है? जल है। और 29% क्या है? स्थल है। और 71% जल होने के कारण जल की मात्रा तो ज्यादा है, जल की मात्रा ज्यादा है। और इसीलिए जल के अत्यधिक मात्रा होने की वजह से हम पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। सवाल पूछेगा कि किसके वजह से हम पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, तो कहना है कि सर पानी, पानी आने, जल के वजह से। किसकी वजह से? जल के वजह से हम पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर है ना? बात क्लियर। आगे थोड़ा सा हम चलेंगे, अर्थात लिखेंगे बात बाय बात कि क्या क्या करेंगे। देखिए पृथ्वी के सतह के, अभी हम देखें पृथ्वी के सतह का, पृथ्वी के सतह का 3/4 भाग किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। और अर्थात कितने प्रतिशत? तो सर 71%। अगर बात करें तो पृथ्वी को, हम अभी देखें कि पृथ्वी को, किसको? पृथ्वी को कौन से ग्रह के नाम से जानते हैं? तो नीला ग्रह के नाम से, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। जय हिंद। जाना जाता है। क्यों नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? क्यों? क्योंकि सर जल की मात्रा ज्यादा है और इसीलिए पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। सवाल आए आगे कि बताइए यह जल संसाधन जो है ये नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है? तो बहुत अच्छी बात है, सवाल पूछे गए थे और इसीलिए हमने यहाँ से लिखा कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। जल एक नवीकरणीय क्या है? संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। कौन? जल। और ई हमारा हो गया, किसकी बात हो गए? जल की बात हो गए। कुछ हमको चलते हमारे अगले टॉपिक चलेंगे जल के, किसके? जल के स्रोत। जल के स्रोत, जल के कौन कौन से स्रोत हैं? जल के कौन कौन के स्रोत हैं? तो बात किया जाए तो जल के, किसके? जल के हम 4 स्रोत को देख रहे हैं। कितने स्रोत को? 4 स्रोत को देखेंगे। मतलब जल के 4 स्रोत होते हैं, 4 स्रोत होते हैं। जल के स्रोत की बात किया जाए तो पहला हम देखेंगे भूपृष्ठीय जल। कौन से जल? भूपृष्ठीय जल, भूपृष्ठीय जल। दूसरा हमारी जल की बात होगी भूपृष्ठीय जल। दूसरी हमारी जल होगी भूमिगत। कौन से? भूमिगत जल। और तीसरा हमारा जल होगा, इसको हम कहेंगे वायुमंडलीय जल, वायुमंडलीय जल। और चौथा जो जल होगा महासागरीय जल। ये सब हमारे जल के क्या रहे? स्रोत रहे।
कि हम देखें कि हमारे जल के कितने स्रोत, चार मतलब जल कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ है, मतलब सोर्स, हमारे जल के कितने स्रोत की बात हुई, 4 स्रोत की बात हुई। पहला कौन से, भूपृष्ठीय जल, अर्थात भूपृष्ठीय जल को ही हम धरातलीय जल के भी नाम से जानते हैं। मतलब पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जल को भूपृष्ठीय जल के नाम से जानते हैं। सवाल की भूमिगत जल, तो भूमिगत मतलब क्या, अंदर, अर्थात भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को भूमिगत जल के नाम से जानते हैं। एक देखिए वायुमंडलीय जल, क्या हमारे वायुमंडल में जल है कि नहीं है, बादल के रूप में जल है कि नहीं, अर्थात वायुमंडल में पाए जाने वाले जल को वायुमंडलीय जल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट महासागरीय जल, जो हमारे जल महासागर में है, इसमें महासागर में अधिकांश लगभग 96.5% जल हमारे महासागर में ही निहित है, और ये महासागरीय जल। इसमें से एक सवाल पूछता है भौम जल, पूछ देते हैं, कौन सा जल, भौम जल। तो भूपृष्ठीय जल एवं भूमिगत जल, ये दोनों जब मिलते हैं और रिस करके पृथ्वी के अंदर जाते हैं और वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, और उसी को हम भौम जल के नाम से जाना जाता है। कौन कौन, भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल। ये भूपृष्ठीय जल का मुख्य कारण है वर्षा का होना, वर्षा की वजह से भूपृष्ठीय जल का बढ़ाव होता है। भूमिगत जल भी वर्षा पर ही निर्भर है, और ये वायुमंडलीय जल, यही भूपृष्ठीय जल का ही कुछ 20% भाग जो है, हाँ, भूमिगत जल नीचे, वायुमंडल जल आसमान में, और महासागरीय जल सागर महासागर में, है ना, ये क्लियर है। नदी तालाब जो हो गए, नदी तालाब हो गए, तो ये सब हो गए कौन से जल, तो भूमिगत जल हो गए, और सॉरी भूपृष्ठीय जल, या इसी को धरातलीय जल के नाम से भी जाने, और ये है भूमिगत जल। कैसे भूमिगत, तो ये पृथ्वी के अंदर जो हम खींच रहे हैं, नलकूप लगा लगा के खींच रहे हैं। वायुमंडलीय जो हमारे वर्षा वाले जल है, तो वो वायुमंडलीय, और महासागरीय जो अत्यधिक मात्रा में खारा होल है, तो ये महासागरीय जल है। क्या यहाँ तक बात क्लियर ना। हमने देखा फिर से एक बार, जल संसाधन, जल संसाधन हमने बताया, संसाधन का तात्पर्य वैसे साधन से जो मानव की आवश्यकताओं को क्या कर दे, पूर्ति कर दे, संसाधन कहलाया। फिलहाल पृथ्वी के सतह का, हमारे जो पृथ्वी के ऊपर है जी, पृथ्वी के सतह का 3/4 भाग जल से क्या हुआ है, घिरा हुआ, अर्थात कितने परसेंट, 71%, अर्थात 29% क्या है, स्थल है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्यों, क्योंकि जल की मात्रा अत्यधिक है, हाँ, और जल एक नवीकरणीय संसाधन है। कैसे संसाधन, नवीकरणीय, क्यों नवीकरणीय, क्योंकि इसका हम बार बार पुनः उपयोग कर रहे हैं, पुनः चक्रण भी कर रहे हैं, इसीलिए जल एक नवीकरणीय संसाधन है। हम देख रहे हैं कि जल के स्रोत, हमने जल के स्रोत कितने भागों ने बांट दिया, 4 भागों ने बांट दिया। और पहली भाग की बात करें, भूपृष्ठीय जल, कौन से जल, भूपृष्ठीय, भूमिगत जल, कौन से, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल, और कौन से, महासागरीय जल। भूपृष्ठीय जल किसे कहें, भूपृष्ठीय जल किसे कहें, तो भी इसी को हम भूपृष्ठीय जल को भी हम धरातलीय जल के नाम से भी जाना जाता है ना। और भूपृष्ठीय जल अर्थात पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जल को भूपृष्ठीय जल कहते हैं। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं। वायुमंडलीय जल, वायुमंडल में जो पाने वाले जल है, जिसको कौन से जल कहते हैं, वायुमंडलीय जल। और महासागर में पाए जाने वाले जल को महासागरीय जल के नाम से जाना जाता है। प्लीज स्टैंड अप ऑफ द सती जी, अरे खड़ा हो जाओ ना, 3 बोलेंगे, मार देंगे इधर से फिर इसमें। रुका, इतने ना पूछेंगे पढ़ाए जितने, चल खड़ा हो जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, कैमरा चल रहा है, चलो खड़ा, जल्दी खड़ा हो ना, टाइम वेस्ट मत करो, खड़ा हो जल्दी, चल साहिल, सब याद है। हाँ, भूपृष्ठीय जल किसे कहेंगे, इसके सतह पर, हाँ तो बढ़िया से ना बोलते, पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले को भूमिगत जल के नाम से जाना जाता है। चल बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हाँ, नेक्स्ट है आयुष, चलिए बताइए, जल के स्रोत को कितने भाग में, कौन कौन से,
महासागरीय जल। जल संसाधन एक कैसे संसाधन है, नवीकरणीय या नवीकरणीय। चलिए बैठ जाए, बस हो गया, इतने पूछना था हमको और था। आगे थोड़ा सा टॉपिक को बढ़ाएंगे, इतने न पूछना था, जो पढ़ाए उतने पूछना था। आगे थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे और इसको थोड़ा सा डिटेल को पढ़ेंगे। इसको बेटा रे गुड, पीडीएफ दे देंगे, आपको उतारने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पीडीएफ बन रहे हैं। तो पीडीएफ बन रहे हैं तो बना ही रहे हैं, है ना। पीडीएफ बन रहा है तो बन रहा है ना। लेकिन सर की गलती है, सर बोले ना कि 8 बजे से 8 बजे से हम बोले हैं। कल कुछ बोले थे 8 बजे से पूछिए ना, उनका एक सर से पूछिए, वो भी बोले थे ना कि 8 बजे से। लाइए ठीक है, निकल देखा, पता है ना हमको। बढ़िया 2 घंटा लगा है इसको लिखने में, धीरे धीरे किया। चलिए देखिए आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे हम सवाल। आइए देखेंगे थोड़ा सा। अब हम 2 जल जी, हाँ 12 बजे भेजे नहीं, रात के समय भेजे। ये 10 बजे से लिखेला चालू किए हैं, 2 घंटा लगाए हैं, सोचे कि एक के पन्ना में फिट कर दे इसको। आइए हम देखेंगे थोड़ा सा कौन से जल। तो जल के स्रोत को कितने भागों में देखे हम, 4 भागों में। 4 भागों में से 2 भाग बड़ा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो पूछा जाने की संभावना रहती है, और इसीलिए दोनों को हम देखेंगे पहले। एक है जी भूपृष्ठ जी, भौम जल, तुरंत नोट करके नीचे लिखा गया है ना, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, सारी बात को पॉइंट बाय पॉइंट लिखे। बात किया जाए, हम देखेंगे भूपृष्ठीय जल को थोड़ा सा विस्तृत पढ़ेंगे। भूपृष्ठीय जल, या इसी को हम अभी बताएं कि इसी को हम कहते हैं धरातलीय जल। भूपृष्ठीय जल या धरातलीय जल। पूछो क्या पूछना है, पूछो। भूपृष्ठीय जल और कौन से जल, धरातलीय जल। बढ़िया से देखे ना, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जल को हम अभी बताए थे कि पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जल को भूपृष्ठीय जल कहा जाता है। भूपृष्ठीय जल कहा जाता है, या इसी को कौन से जल कहेंगे, धरातलीय जल भी कहेंगे। इसका मुख्य स्रोत की बात करें तो इसका मुख्य स्रोत वर्षा है। इसका मुख्य स्रोत क्या है, वर्षा है। इसका मुख्य स्रोत वर्षा है। और बात करें तो ये है हमारा कौन से जल, भूपृष्ठीय जल या धरातलीय जल। एक और जल बताएंगे, इसका नाम हमारा है भूमिगत जल। कौन से जल, भूमिगत जल। अब देखेंगे भूमिगत जल। और भूमिगत जल की बात करें, जब वर्षा का जल जब वर्षा का जल धरातलीय छिद्रों से रिस कर कठोर शैली आवरण जल को भूमिगत जल कहा जाता है। भूमिगत जल कहा जाता है। और यहाँ से अब 2 जल को हम विशेष देखें, नहीं 2 जल को विशेष। पहला हमारा भूपृष्ठीय जल या कैसे जल, धरातलीय जल। तो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जल को भूपृष्ठीय जल कहा जाता है।
हम पूछेंगे कि भूपृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत क्या है, तो भूपृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। नहीं, भूपृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। सवाल, भूमिगत जल क्या है, तो जब वर्षा का जल धरातलीय छिद्रों के द्वारा धरातलीय छिद्रों से रिस रिस कर कठोर शैली आवरण नीचे जाकर के और एक आवरण बनाता है पानी के नीचे सतह, उसी को भौम जल को बढ़ा देता है। हाँ, धरती के नीचे जाकर के कठोर शैली क्या बनाए, आवरण बनाए, और आवरण जो बना आवरण को ही भूमिगत जल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नोट करके दो बात हमने लिखा, नोट करके बात लिखे कि धरातलीय जल एवं भूमिगत जल दोनों माध्यम से धरातलीय जल एवं भूमिगत जल धरातलीय जल एवं भूमिगत जल दोनों माध्यम से जल रिस कर बड़े मात्रा में भूगर्भ में एकत्रित हो जाती है, तो इसे क्या कहेंगे हम, भौम जल के नाम से जाना जाता है। एक और नोट हम देखा कि विश्व के कुल आयतन का 96.5% जल महासागरों में निहित है। तो ये व्यवस्था को देखिए, यहाँ तक हमने सिर्फ दो प्रकार के, और एक बार और इसको बताएंगे। भूपृष्ठीय जल हमने समझ गए, भूमिगत जल समझ गए, और ये देखिए थोड़ा सा भौम जल को, भौम जल को इंपॉर्टेंट, थोड़ा भौम जल को देखिए। धरातलीय जल अर्थात भूपृष्ठीय जल को हम धरातलीय जल कहें। जब धरातलीय जल एवं कौन से जल, भूमिगत जल, दोनों धरातलीय जल एवं भूमिगत दोनों माध्यम से जल रिसेगा, और जल रिस कर जब बड़े मात्रा में जाकर के, मतलब बड़े क्षेत्रों में जाकर के पृथ्वी के अंदर एकत्रित हो जाती है, तो इसे भौम जल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, समझ गए। और ये दूसरी बात की बात करें तो देखिए, विश्व के ये ऑब्जेक्टिव, यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकाले कि विश्व के कुल आयतन का 96.5% जल महासागरों से ही निहित है। निहित मतलब उसी से आ रहे हैं, किससे, महासागरों से ही। अगर लेकिन ऑप्शन ने आपको 5 हटा देता, 96 खींच देना है। कितना खींच देना है, 96 नहीं, हमने पूरा एक्यूरेट लिखा, 96.5%, लेकिन उसने गलती कर दे, वो 5 हटा दे, तो हम कितना कर देंगे, 96 ना, कि 97 चल जा रहा है, हम गलत नहीं, नीचे में आएंगे, आगे में नहीं जाएंगे। 96% जल ही महासागर में निहित है। महासागर, बहुत सारे महासागर है ना, चुप्पी सागर, सेवेरिया सागर, लेफ्टर सागर, कारा सागर, बड़े सागर, विभिन्न मर्सन बोट सागर, है ना जी। तो ये बहुत सागर है। ठीक है, आगे बेटा रहे हम इसको, ये बात समझ गए ना, उतारने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनिए। अब बस रेगुलर इकरा में से भी, इसमें से भी हमने सोचा है कि छोटा करेंगे इसको एक बार, है ना। ई जो है इकरे में से क्या कर देंगे, छोट कर देंगे। अभी बहुत लिख दिए हैं, हमारी समझ से बेटा रहे इसको। ठीक, हाँ जी, अच्छा 96.6 जी, 96 मारेंगे, समझ गए, एकदम बेसिक। तुमने अगर प्यार से देखा तो छोड़ के शहर में। आइए देखें हम, हमारा
टॉपिक चेंज होते हैं, हमारा टॉपिक चेंज होते हैं, हमारा न्यू टॉपिक है ना, जल संसाधन के वितरण, जल संसाधन के वितरण। और देखेंगे हम जल संसाधन के वितरण को, किसके, जल संसाधन, संसाधन के वितरण, जल संसाधन के वितरण, वितरण मतलब क्या, हाँ बांटना, जल संसाधन के वितरण। तो देखेंगे जल संसाधन के वितरण की बात किया जाए तो पृथ्वी पर जल मंडल का विस्तार जो है, हमारे पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा गया है, दो दो गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नहीं तो उसी प्रकार से जो जल का हमारा वितरण है, जल के वितरण है, तो जल के वितरण भी है, तो दो भाग है अर्थात दो भागों में जल का वितरण होगा। एक जल होगा किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, एक जल दक्षिणी गोलार्ध में। नहीं, आज जौना गोलार्ध में जल की मात्रा अधिक होगी, जल की मात्रा अधिक होगी, उसको जलीय गोलार्ध के नाम से जानेंगे, और जौन में जल की मात्रा कम होगी उसको स्थलीय गोलार्ध के नाम से जानेंगे। कितनी अच्छी बात है, नहीं तो इसीलिए यहाँ इसको हमने नोट करके थोड़ा सा बात को लिखा, जल संसाधन के वितरण को तुरंत खत्म करेंगे। कैसे, तो देखिए क्या किए गए, पृथ्वी पर जल मंडल का विस्तार, पृथ्वी पर जी सर, जियोग्राफी के बाद साइंस है, क्योंकि जहाँ पर आप ये बता के आप छोड़िएगा, हाँ सर आप उसको डिग्री का, हाँ वो निकाल देंगे उससे, बता देते कैसे कैसे हुआ है। हाँ ज्योग्राफी जो है ना एकदम वो जो बताएंगे तो हाई लेवल से एकदम कठोर, हम देख रहे थे 8वां के जो बता रहे हैं तो पेंजिया पेंथिलासा उससे ही पहले वो चल गए, क्योंकि हम करें कि इतना काले जा रहा है तो कि छोड़ना हाँ वो बात है वैसा है, हम सोचे कि जब वैसा है तो हम वैसा बना देंगे तो कोई तरह सामने ना आएगा, ले दोनों इसलिए समझ गए, दोनों वैसे नहीं रही है ना, हम भी हाई लेवल चलते हैं, वो भी हाई लेवल, आज उनका क्लास चलेगा 4 बजे से आपका, हमारा क्लास चलेगा ये प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, धुआं धुआं उधर कर देंगे, तो उधर हम अकेले तरफ रहेंगे, कैमरा करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के, ठीक ना, एकदम ऑस्ट्रेलिया धुआं कर रहा है। हाँ जानते हैं कि खरखन जानते हैं, है ना, दोनों देखो जो मास्टर कंपटीशन करके आए हैं तो वो अथाह है ना, अथाह है ना, अब पता चले खाली किताब ही तो ठीक बात नहीं है ना, थोड़ा हाई चलिए, नहीं जी था, नहीं जैसे हम देखो हम पढ़ाते हैं तो कुछ कुछ बात 10वां वाली बात को हम 7वें में बता देते हैं, कुछ कुछ बात 10वां 9वां में तो वो बता देते हैं कुछ कुछ बातों को है। अभी बताएंगे कि युद्ध हिस्ट्री आज पढ़ाएंगे, नहीं तो हिस्ट्री जो पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे सेडोन का युद्ध बताएंगे, फ्रैंकफर्ट की संधि भी बताएंगे उसको, जबकि तुमको भी पढ़ाएं फ्रैंकफर्ट की संधि, तुमको भी बनाए, हम आगे घींच देंगे, आगे से फिर घींच देंगे पीछे, और फिर मिला देंगे यूरोप के राष्ट्रवाद में, इसे लागे कर देंगे, नहीं समझे, उस सब के 10वां नहीं, यूरोप के राष्ट्र पढ़ाई की जरूरत नहीं करने पड़ेगी, नहीं हम अभी उसको सोचे हैं कि जो अभी फ्रांस की क्रांति चल रही है तो फ्रांस की क्रांति में लुई 16वां मर जाता है, लुई 16वां के बाद नेपोलियन साम्राज्यवादी हो जाता है, उसके बाद लुई 18वां को ला ही देंगे तो 10वां में लाना था, लेकिन तो वो वंश चल ही रहा है, लुई 18वां 19-20 ला ही नहीं देंगे, छोड़ेंगे कहला, चल रहा है तो चल रहा है, इसीलिए हमने उसको रोक दिया है फ्रांस की क्रांति को, नहीं रुक के रुक दो, हम पहले तो आज पढ़ाएंगे क्या विश्व युद्ध, विश्व युद्ध जब पढ़ा देंगे तो इधर से अटैच कर देंगे, उधर से वो अटैच कर देंगे, 10वां के ढकेल देंगे, दोनों बात क्लियर कर देंगे एक ही बार में, है ना। तो अब हमारा खाली फोकस किस पर है, सोशल साइंस पर, हम कुछ पढ़ाने वाले नहीं, अब साइंस हम खाली जो पढ़ाएंगे तो कहाँ तक, 9वां तक, 10वां के साइंस छुएंगे भी नहीं, अब कैसे छुएंगे, खाली 9वां 8वां छुएंगे, और उसके बाद 12वां के खाली साइंस छुएंगे, फिजिक्स खाली बस। पृथ्वी के जलमंडल का विस्तार उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का 80.8%
9% भाग महासागरों से ढका हुआ है, ढका हुआ है। और बात करें कि दक्षिणी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध एवं उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। बस हो गया, ये था हमारा किसका वितरण, जल के वितरण। अब जल के वितरण फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक। कि सर जल संसाधन के वितरण, तो जल संसाधन हमने पहले पॉइंट किया कि हमारे पृथ्वी पर कितने गोलार्ध, 2 गोलार्ध। हमारे पृथ्वी पर 2 गोलार्ध, पहला उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। हम लिखें पृथ्वी पर जल मंडल का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में कितना परसेंट, 60.7%, और दक्षिणी गोलार्ध का, किसके, दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग महासागरों से ढका हुआ है। और इसी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में, क्या दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा ज्यादा है कि नहीं है, क्या उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा कम है कि नहीं है, है। और इसी वजह से दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध एवं उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा कि बताइए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध क्यों कहा जाता है, तो आप कहना है कि समझ गए क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा ज्यादा है, 80.9% है, लगभग 81%, परंतु उत्तरी गोलार्ध में 60.7% है। और इसीलिए ज्यादा जल की मात्रा होने की वजह से, है ना, दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को हम स्थल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ये आपका जल संसाधन के वितरण टॉपिक समाप्त हुए, है ना। आगे की टॉपिक हम चलेंगे जल संसाधन का उपयोग, जल संसाधन के उपयोग, कि हम जल संसाधन के उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे। और इसको बेटा रे, बहुत अच्छी बात का पता तो तवरवा के सब नहीं आता है, लेकिन आता है ज्यादा, तो पढ़ावे में अच्छा लगता है, 3-4 कम है। आगे हम देखेंगे जल संसाधन के उपयोग को देखेंगे, जल संसाधन के उपयोग, जल संसाधन के उपयोग, जल संसाधन के उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ये बड़ा आसान है। जल संसाधन का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो जल संसाधन का उपयोग हम पेयजल में करेंगे, किसमें चलेंगे, पेयजल में। और बताइए, हाँ घरेलू कार्य में, घरे खाना वाना बनाने में करते हैं ना, घरेलू कार्य में, है ना, सिंचाई में, नहीं जी, सिंचाई में। और अगर बात करें, है ना, तो विद्युत पालन कृषि में, नहीं, मत्स्य पालन के लिए किया जाता है, हो गया, मत्स्य पालन के लिए किया जाता है। बात करें, ये था हमारा कृषि का उपयोग। नोट करके एक बात हमने यहाँ ऐड किया, कि प्राणियों में, किसमें, प्राणियों में 65% तथा प्राणियों ने 65% तथा पौधों में 65 से 99%, है ना, जल का अंश रहता है, जल का अंश रहता है। और ये रहा आपका जल संसाधन के उपयोग। हम देखें कि जल संसाधन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो हम देखें जल संसाधन का उपयोग पेयजल में, घरेलू कार्य में, सिंचाई में,
कृषि, मत्स्य पालन और नहीं विद्युत उत्पादन के लिए बहुत सारे जल के जहाँ जहाँ के लिए उपयोग किया जाता है। और देखिए हम नोट करें एक बात हम जाने कि प्राणियों में किसमें प्राणियों में 65% तथा पौधों में 65 से 99% जल का अंश पाया जाता है। जी ये सब कभी कभी खिसियाता है, पत्नी से झगड़ा हो जाए तो पूछ देंगे। ठीक, तो ये 65%, कितने परसेंट 65%। ये किताब आपका किताबे का क्वेश्चन ये है ना। हाँ आगे थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा आगे की ओर पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे अगले दिन हम सुनेंगे, अगले दिन सुनेंगे, अगले दिन दूसरे पीडीएफ बनाएंगे, दूसरे पढ़ाएंगे, फिर सुनेंगे। अभी कैसे खत्म हो गया है ना, अभी तो अभी कुछ चैप्टर नहीं इधर ना खत्म हो, इधर बाकी है। ठीक है आगे थोड़ा सा पढ़े, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े और हम देखेंगे जल संसाधन का उपयोग देख लिए। अब हम देखेंगे बहुउद्देशीय परियोजना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना जी, बहुउद्देशीय परियोजना। और ये पूछा जाते हैं, पूछा गया है ना, तो इसलिए ध्यान से है ना। बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें, इसकी बात करेंगे तो बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना को हम चलेंगे बताएंगे। बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय क्या परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना क्या था, जब अपना देश आज़ाद हुआ, जब अपना देश आज़ाद हुआ, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे आप जान ही रहे कि बिहार में हर साल बाढ़ सुखाड़ है ना जी, है ना। हाँ तो इसके लिए कहा गया कि देखिए बहुउद्देशीय परियोजना, नदियों को जोड़ना, नदियों को जोड़ना, नदियों को जोड़िए, नदी पर बांध बनाइए, बांध बना के जहाँ फसल नहीं हो रहे हैं वहाँ तक नहर बिछा दीजिए, जिससे उससे विद्युत बना दीजिए। और वही नदियों को जोड़ना ही बहुउद्देशीय परियोजना था, नहीं बहुउद्देशीय परियोजना था। और इसे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यही बहुउद्देशीय नदी घाटी, इसी को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर भी बताया, यही है आधुनिक भारत का मंदिर। और इसीलिए इसको हम लिखे कि वे सभी परियोजनाएं, वे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि देखिए यही नदियों को जोड़ेंगे है ना, बांध बनाएंगे, उससे बिजली उत्पन्न करेंगे, ओकरा में 4 गो पैदल बंडिल मारे वाला नाव छोड़ देंगे, लड़की आएगी 50 रुपया, लड़का आएगा 10 रुपया, एकदम कमाते रहेंगे। और है ना मंदिर से अच्छा डिफेक्ट होगा, लोग घूमने आएंगे। और इसीलिए उससे कहें कि हजारों किसान को लाभान्वित होगा, न होगा, हजारों किसान लाभान्वित, उससे नहर के जल, बिजली उत्पादन, पानी में पैंडल मारिए, एकदम किनारे किनारे गोल गप्पा की दुकान खोल दीजिए, है ना। ये सब सोचे और है ना ये सब लड़का लोग नहीं पढ़ेगा तो जब कोई जूता पॉलिश करने की दुकान खोल देगा, जो आएगा एकदम पॉलिश करवाइए, है ना, कमाएगा। इसीलिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। समझ गए, समझे कि नहीं समझे, आगे। हाँ तब जो नहीं पढ़ेगा तो यही यही नदी घाटी परियोजना पर जहाँ बांध बना रहेगा वहाँ अब जो लड़का पढ़ जाएगा वो एकदम बढ़िया से अस्थिर से एकदम कंप्यूटर लेके एकदम एक फोटो निकालित रहेगा। समझ गए, लड़की सब आएगी, अच्छा ये देखिए फोटो सबसे पहले हमारे नेट पर, नहीं ऐसे क्रिकेट फोटो खिंचाएगा, है ना, तुरंत निकाल दिया जाएगा। जो पढ़ रहेगा वही ना, आज जो नहीं पढ़ रहेगा अब वहाँ घूमने, है ना। अच्छा अब वहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, घूमने जाएंगे तो एकदम निश्चित है कि जूता उता चप्पल ऊपर टूट जाएंगे, टूट जाएंगे तो सीए वाला रहना चाहिए कि नहीं। तो भाई अब ना पड़ेगा तो सीए वाला रहना पड़ेगा। हाँ और लड़की लोग ना पड़ेगी तो पार्क रहेगा, उतना सुंदर रहेगा, सब खा खा के बिगेगा तो उसको उठा उठा के डस्टबिन में डालना, फेंकना, ये सब काम रहेगा। तो है ना, तो पैसा वैसा जो ये सब है तो पैसा वैसा, इसीलिए यही सब बातों को सोच करके हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नई बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का क्या कहा, मंदिर कहा। यही आधुनिक भारत के मंदिर है। तो आगे देखिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना हम जाने, वे सभी परियोजना, सभी वे सभी परियोजना, वे सभी परियोजना जिसके द्वारा हल्ला न करो, जिसके द्वारा काली शिखा नहीं आई है, जिसके द्वारा कई उद्देश्य, कई
कई उद्देश्य जैसे कई उद्देश्य जैसे बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन है, मृदा अपरदन, पे एवं यह पे एवं सिंचाई हेतु पे एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति 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 एक साथ हो तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब देखिए बहुउद्देशीय वे सभी परियोजना जिसके द्वारा कई उद्देश्य, इसका उद्देश्य है वे सभी परियोजना जिसके द्वारा कई उद्देश्य जैसे क्या क्या, बाढ़ को नियंत्रित करेंगे, मृदा अपरदन को रोकेंगे। नहीं, मृदा अपरदन कैसे रोकेंगे? क्योंकि बाढ़ को बांध बना देंगे तो बार बार नदियां जो काट रही है मिट्टी को, उससे रोकेंगे, दूसरी जगह मोड़ देंगे। मृदा अपरदन, पेयजल एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, ये सब किसके साथ एक साथ हो जाए, और जब एक साथ हो तो उसे क्या कहेंगे? बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ये बीच में छोड़ दिए हैं, पीडीएफ में भी बीच में छोड़ दिए हैं कि अपने से भर लेना है। हाँ, मेन उद्देश्य था कि नदियों को आपस में जोड़ना, नदियों पर बांध बना करके, है ना, सब नदी को दूर दूर तक क्या पहुंचा देना? पानी पहुंचा देना, जहां जल की कमियां हैं। नेक्स्ट बात करें, नोट करके यहाँ हमने 2 बात लिखा है, नोट करके कि नदी घाटी परियोजना को नदी घाटी परियोजना को नदी घाटी परियोजना को नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। और अभी हम बताएं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का क्या कहा? तो मंदिर का, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किन्होंने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर से एक बार इसको हम देखेंगे। बहुउद्देशीय क्या परियोजना? वे सभी परियोजनाएं जिसके द्वारा कई उद्देश्य जैसे बाढ़ नियंत्रण, नहीं, मृदा अपरदन, पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति एक साथ हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। अगर वो भूल जाए, वो क्या कर दे? भूल जाए कि हमको सारी वाला नहीं याद है, कौन बात नहीं, दूसरा याद करें। नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है, नहीं, हाँ, ये भूल जाए, समझ गए? वो भूल जाए तो छोटे में खींच देंगे, है ना। नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट आगे बात करें, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। जी हाँ दोस्तों, नहीं, हाँ। और ये आपका समाप्त हुआ बहुउद्देशीय परियोजना। आगे की बात करेंगे तो हम चलेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है। तो लिखे हम यहाँ, यह एक गैर सरकारी संगठन है। कौन? नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह गुजरात के नर्मदा नदी पर
नर्मदा नदी पर, यह गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में, चुप रह। सरदार सरोवर बांध के नेतृत्व में, सरदार सरोवर बांध के नेतृत्व में, बांध के विरोध में कर देते हैं, विरोध में किया गया था। कौन से? नर्मदा बचाओ। इस पर बांध बनाया जा रहा था, और जब बांध बनाए जा रहे थे तो उससे जो है फसलें कैसे होते, महाराष्ट्र की तरफ फसलें कैसे होते, इसीलिए इसको क्या किया गया, विरोध किया गया। और इसका नेतृत्व जो कर रहे थे, इसका नेतृत्व मेघा पाटेकर ने किया था। किसने किया? मेघा पाटेकर। और ये कैसा था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो फिर से एक बार देखें, बस इतने, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अच्छा सर आप डेट नहीं लिखे, डेट बहुत सारे इसका है, इसीलिए हमने डेट को नहीं लिखा। हाँ, डेट नहीं पूछेगा इसीलिए डेट को हम नहीं लिखे, है ना। बस सिर्फ नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ, यह एक गैर सरकारी संगठन है। यह गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। अब पूछा जाएगा ये भी बात कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर, है ना। गुजरात से दो नदियां गुजरती है, एक नर्मदा और एक ताप्ती, जो भंस घाटी से बहती है। हाँ, जो दिशा के विरुद्ध, भारत के ढाल हेने से हेने है, परंतु हेने से हेने बहता है नहीं, जिसको नानी से याद किया जाता है, नाती से, न से नाती है ना, तो न से नर्मदा, त से ताप्ती, और भंस घाटी से बहती है दो नदियां। यह गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में इसको क्या किया गया था? कौन से विद्रोह? नर्मदा बचाओ आंदोलन। और इसका नेतृत्व किसने किया था? मेघा पाटेकर। जितने भी सामाजिक आदमी थे सब लोगों ने, है ना, ये आदमी थे, ठीक, मेघा पाटेकर। आगे हमारी एक और आती है जिसको हम कहते हैं जल संकट। जल संकट। तो जल संकट क्या है? जल की अनुपलब्धता, जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जाना जाता है। मतलब जल संकट किसे कहेंगे? जल की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? जल संकट कहेंगे। ये हमारा क्या है? जल संकट। तो जल के अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जाना जाता है। आगे बात करें तो जल की कैसे कैसे कमियां हो रही हैं। तो प्रायः जल की कमी, इसके अति दोहन, अति उपयोग एवं समाज के विविध वर्गों में जल की असमान वितरण से उत्पन्न होती है। अगर बात करें तो देखिए ये जल संकट कैसे आ रहा है? तो जल की अनुपलब्धता मतलब जल की कमी, जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें, प्रायः जल की कमी, कैसे जल की लगातार कमी हो रहा है? तो इसके अति दोहन,
जैसे तैसे दोहन, देख रहे हो कितना पानी बहते हैं। जिसके अति दोहन, अति उपयोग, ज्यादा से ज्यादा उपयोग एवं समाज के विभिन्न वर्गों में जल की असमान वितरण से क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है? जल संकट। आगे थोड़ा सा बढ़ जाए। असमान वितरण, यहाँ पर नोट करके हमने दो बातों को लिखा, उसको बढ़िया से खाली देखना है। नोट करके बात लिखे हम, क्या लिखे हैं? ये लिखे कि बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अति दोहन से जल के अति दोहन से आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि हुई है। आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि हुई है। इसी को कहा जाता है संख्या, भी कभी कह देता है। आर्सेनिक को हिंदी संख्या, इसलिए हमने इसमें लिख दिया है संख्या। लेकिन हम ये पूछेगा कि बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल की अति दोहन से किसकी मात्रा में वृद्धि हुई है? तो आर्सेनिक की मात्रा में क्या हो गई है? वृद्धि हुई है। अगर यही राजस्थान एवं महाराष्ट्र में, राजस्थान एवं किसमें? महाराष्ट्र में जल के अति दोहन से फ्लोराइड के संकेंद्रण में वृद्धि हुआ है। किसके? फ्लोराइड के संकेंद्रण में क्या हुए हैं? वृद्धि हुआ है। मतलब इसमें से दो ऑब्जेक्टिव से एक ऑब्जेक्टिव पूछता है आपसे, इसलिए हमने दोनों को लिखा। अगर कहते कि जल के बिहार में और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अति दोहन से किसकी मात्रा में वृद्धि हुई है? तो आर्सेनिक की मात्रा में। और राजस्थान और महाराष्ट्र में जल के अति दोहन से किस में वृद्धि हुई है? तो फ्लोराइड के संकेंद्रण में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। और ये है आपका कैसे, किसके लिए? जल संकट के लिए। किसके लिए? जल संकट के लिए। जल संकट की बात हमारा आता है, जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों? अर्थात हमारा अगला टॉपिक चलेंगे जल संरक्षण एवं प्रबंधन। जी बोलिए। फ्लोराइड बढ़ गया है इसमें, जल में है, एक तत्व है। फ्लोराइड की बात करें, यह भी एक आर्सेनिक है, जो बताएंगे केमिस्ट्री वाले सर, है ना। हमने सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ा है, तो इसको डिटेल हम नहीं जाएंगे। क्या है, हम तो यहाँ बताएंगे राजस्थान महाराष्ट्र के फ्लोराइड की मात्रा है ना। और बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल कति दोहन से आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट हम चलेंगे कैसे, नेक्स्ट चलेंगे जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। इसको मिटा दें। सर बताइए ना सर, क्या बोल लिखा था इसमें सर बोलिएगा ये क्या नहीं किसका है? बहुत तेज है सर। कॉपी पहचान नहीं सर। सर इतना कर बताइए कि लड़का के हाथ से लिख देगी, लड़की का लड़के से लिख पाएंगे? लड़के से लिख पाएंगे कि? ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएंगे जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल संरक्षण एवं क्या प्रबंधन की आवश्यकता। जल संरक्षण एवं प्रबंधन की क्या आवश्यकता? कि हमारे हम जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों नहीं? तो ये जल संकट निवारण हेतु, जल संकट निवारण हेतु जल संकट निवारण हेतु सरकार ने 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया।
राष्ट्रीय जल नीति को जल नीति को स्वीकृत किया। स्वीकृत किया मतलब इसको अपनाया कि मैं जल को क्या करूंगा, प्रबंधन करूंगा, लेकिन इसको पुनः संशोधित कर पुनः संशोधित कर राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में क्या किया, प्रस्तुत किया। 2002 के रूप में क्या किया, प्रस्तुत किया। और इसी के रूप में कहा गया जल संरक्षण में क्या क्या कर रहा है। इसने कहा कि जल की उपलब्धता को बनाए रखना, जल की उपलब्धता को बनाए रखना, जल की उपलब्धता क्या रखना, बनाए रखना। पॉइंट नंबर बी की बात करें तो जल को प्रदूषित होने से बचाना, जल को प्रदूषित हल्ला मत करो, जल को प्रदूषित होने से क्या करना, बचाना। तीसरी बात इन्होंने कहा कि जल को प्रदूषित होने से बचाना, प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनः चक्रण करना किसको, जो प्रदूषित जल हो चुके हैं उसको। और यही था अपना जल संरक्षण एवं प्रबंधन। हमने जल संरक्षण को देखा और प्रबंधन है ना, जल संकट निवारण हेतु मतलब ऐसी व्यवस्था ना है। और इसके लिए सरकार ने आज ही नहीं 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था। जल संकट निवारण हेतु सरकार ने 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृति प्रदान किया। मतलब किसके रूप में, प्रबंधन के रूप में इसको जल को बचाइए उसने। लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं हुई और पुनः संशोधन किया और पुनः संशोधन कर राष्ट्रीय जल नीति के रूप में 2002 में इसको प्रस्तुत किया गया। इसके तहत कितनी बातों कहा गया, 3 बातों कहा गया। पहली बात, जल की उपलब्धता को बनाए रखना है ना। दूसरी बात, जल की प्रदूषित होने को बचाना है कि ज़्यादा प्रदूषित ना हो। और तीसरी बात, प्रदूषित जो जल हो गए हैं उसको स्वच्छ कर उसका क्या कर देना, पुनः चक्रण कर देना। और ये हमारा है जल संरक्षण एवं प्रबंधन। एक बात और है जिसको हम कहेंगे सोन परियोजना। कौन सा परियोजना, सोन परियोजना। इससे तेज चले किसमें, क्रैश कोर्स में, मजाक नहीं करे, इसमें चले किसमें, क्रैश कोर्स में, धड़ाक से बता देंगे एकदम एक ही बार में, समझ गए। और ये देखिए सोन परियोजना की बात करें, किसकी बात करें, सोन परियोजना की बात करें, है ना। फास्ट महाफास्ट हम है ना। ये तो ये है ना, नहीं ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इसको एक बार बैठे 2 घंटा में पीडीएफ लिख, आप पीडीएफ लिख के पढ़ाना एकदम आसान, पीडीएफ लिख के पढ़ाना एकदम आसान, लिख टॉपिक बाई टॉपिक आती है। लेकिन एक को टॉपिक हमने उसमें नहीं छोड़ा होगा, एकदम टॉपिक बाई टॉपिक सारी बातों को करती है ना। आइए देखेंगे, नहीं था इसमें पुनः संशोधित कर सारा उसमें दिया गया है है ना। आइए देखिए सोन परियोजना, कौन सी परियोजना, सोन परियोजना। तो सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन एवं पहली परियोजना है। यहाँ हम लिखे पहली पॉइंट में, पहली सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन एवं पहली परियोजना है, पहली परियोजना है। दूसरी बात करें, सोन परियोजना का निर्माण मतलब इसका निर्माण
इसका निर्माण ये गोदावरी के इसका निर्माण इसका निर्माण इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार ने 1874 में क्या किया 1874 में किया। इसकी कुल लंबाई की बात करें, इसकी कुल लंबाई इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 130 किलोमीटर है। अच्छा, इसमें से हम दो को छोड़ दिए, कौन कौन से? सोन कोसी परियोजना और गंडक परियोजना। कोसी और गंडक क्यों छोड़ दिए? क्योंकि वो नहीं पूछा जाएगा और वो पूछता भी नहीं, इसीलिए हमने उसको नेक्स्ट हटा दिया। ठीक, तो ये कोसी और गंडक छोड़, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? सोन, नहीं है ना, कौन से? सोन परियोजना। और एक और आपका सवाल है, अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है? जी, वो हाँ वो पटवे करेगा, ठीक है, पटवे करेगा, तो सब नहीं लिखिएगा, बस इतने हमको काम चलाना है। सोन परियोजना, उसने कहता है कि 20 शब्द में उत्तर दे। कितने शब्द में? देखिए 20 शब्द से ज्यादा है यहाँ, नहीं 20 शब्द से ज्यादा। बस सोन परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन और पहली परियोजना है। नहीं, इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार किया था। कौन? ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेज थे। तो इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार ने 1874 में किया। और बात करें इसकी कुल लंबाई कितना किलोमीटर? 130। इसको 3 दिशाओं में इसकी धारा जाती है ना, 3 दिशाएं, आरा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास के क्षेत्रों में से सबसे ज्यादा सिंचाई होता है किससे? सोन परियोजना से, है ना। वो नहीं लिखने ना है, इसलिए नहीं लिखे हैं। एक हमारा सवाल है, अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है? जब है ना अंतर्राज्यीय, सिर्फ राज्य की बात है, जब दो राज्यों के बीच नदी को लेकर के विवाद हो जाते हैं तो उसे अंतर्राज्यीय जल विवाद के नाम से जानते हैं। जैसे कावेरी जल विवाद, कौन से? कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कहाँ? कर्नाटक के बीच। किसके बीच? तमिलनाडु और कर्नाटक। एक नदी के पानी के लिए दो राज्य आपस में अझुरा जाए तो उसे अंतर्राज्यीय जल विवाद के नाम से या अंतर्देशीय जल विवाद के नाम से जाना जाता है। लीजिए, आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। किताब दिखाइए, अपना किताब मिलाइए, एक बार लाइए किताब निकालो। पेज नंबर कितने? 43। पेज नंबर 43 को देखिए, 43 को देखिए। हाँ देखो, बृहद जल, किताब है नहीं सब लाया। हम बोले थे, मैसेज भी किए थे कि कल किताब लेकर के आना, तो किताब लेकर के आइए, है ना। पेज नंबर बात करें तो 43, पेज नंबर 43। देखो पेज नंबर 43 में बृहद जल मतलब ज्यादा जल। बृहद जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन से ग्रह के नाम से जानते हैं? क्या हमने पहले बताया कि नहीं बताया? तो इसको नीला ग्रह के नाम से जानेंगे। अच्छा, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो हम यहाँ बताए थे कि 96.5%, लेकिन हम 96 को ही टिक आउट करेंगे। यही बात हमने आपको बताया, है ना। हाँ 96.65 होते हैं, लेकिन हम 96 पर ही टिक आउट कर देंगे। 96 तो नहीं, उसको नहीं करें, 95 तक है, 6 कहाँ चले जाएंगे, है ना। 96 ही करेंगे। दूसरे यही ना बोले थे। नेक्स्ट, देश के बांध को किसने भारत के मंदिर कहा? इसने आपको हमने नोट करके भी उसने लिखा, इसने भी हमने आपको बताया। नेक्स्ट बात, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? हमने नोट करके ही बताया कि 65% जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट बात और थोड़ा देखिए, बिहार के देखो यहाँ पर हम लिखे होंगे कि बिहार के अति जल दोहन से किस तत्व का संकेतन बढ़ा है? तो आर्सेनिक। बिहार में आर्सेनिक, लेकिन राजस्थान महाराष्ट्र कौन? राजस्थान महाराष्ट्र कर देता तो फ्लोराइड कर लेते, लेकिन बिहार और कहाँ पश्चिम बंगाल में किसकी? आर्सेनिक की बात। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है, चुप रहो। देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुउद्देशीय परियोजना हमने बताया किसे कहते हैं, उसमें अटैच है। उसे जल संसाधन का उपयोग भी हमने बताया, जल का उपयोग बताया ना, कि जल का उपयोग कहाँ करते, उसमें अटैच है ना, अटैच। दूसरी बात देखिए, अंतर्राज्यीय जल विवाद, देखो सबसे नीचे अटैच किए होंगे अंतर्राज्यीय जल विवाद को,
है ना, अंतर्राज्यीय जल विवाद है ना, नोट करके लिखा होगा नीचे, अंतर्राज्यीय जल विवाद अटैच है ना। हाँ, कावेरी वाले को एग्जाम्पल दिए होंगे, देखिए हम बताए हैं, जल संकट भी पढ़ा है, जल संकट भी उसमें अटैच है आपका, जल संकट है ना अटैच, जल संकट भी अटैच है आपको। देखिए अब एक अटैच हमने नहीं किया, कौन नहीं किया, कि भारत के नदियों को प्रदूषण के कारण, तो भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण आप खुद लिखिएगा, है ना, आप खुद हैं इसीलिए हम आप खुद पर छोड़ दिए। नहीं, नदी में को प्रदूषित करने ने दिव्या कुड़कुड़ा खाएगी, गंगा जी के पुल से फेंक देगी, है ना, मरल आदमी जाके फेंक देंगे तो नदी के जल पर, मरल जानवर ले जाके फेंक देंगे, नदी प्रदूषण, पूरा पटना के नहा उहा के था कटोरा मैल निकाल निकाल के सब नदी में पहुंच जाएगा, समझ गए, एकदम घींच के हाथ तो तब सब नकटी फकटी निकाल के बेंच में घींच के फेंका जाएगा, समझ गए, एकदम खखार उखार अंदर से नहीं, जैसे करके एकदम फिर 10 दिन तक नहाता नहीं है, एकदम सब एकदम नदी से प्रदूषण कैसे नहीं होगा, प्रदूषण कैसे नहीं होगा, होगा कि नहीं। जहाँ देखा स्टेशन, स्टेशन के दीवार पर देखना, वहां पर सब इतना सब खराब कर देता, दीवार गिरा देता है, बात समझे कि नहीं समझे। जी हाँ दोस्तों, आगे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को थोड़ा सा देख लीजिए, है ना, जल संरक्षण से आप क्या समझते, जल संरक्षण हमने आपको बताया कि नहीं, अरे जल संरक्षण प्रबंधन बताया कि नहीं बताया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जल के संरक्षण, इतना बातों के यहाँ तक लिखना है आपको, काम खत्म हुए, है कि नहीं है, सारी बात है। उसके बाद वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, तो वर्षा जल के मानव भूमिगत जल में वृद्धि करना, किसमें, भूमिगत जल में वृद्धि करना, भूमिगत जल होगा, भौम जल को वृद्धि करना, किसका वृद्धि करना, भौम जल, उसको तालाब में एडजस्ट करके उसको पुनः चक्रण कर देना, है ना, तो ये है हमारा वर्षा जल के मानव में जीवन की भूमिका, सकेंद्र पुनः चक्रण विधिया का। जी हाँ, परियोजना कार आपको नहीं बनाना है, अपने विद्यालय के बहने वाले नदियों को, तो आपके विद्यालय में कोई नदी नहीं बहता, इधर दरियापुर के रोड बहता है, तो आप उसको डिजाइन कर दीजिएगा। और देखिए इस तरह से जो ये आपका चैप्टर है क्या हुए, समाप्त हुए, और इसको कल हम, ये आपको प्रिंट आप करवा लेना है, जाके करवा लीजिए, कोई हो के दे दी ना, करवा लेना, हमारा छुट्टी नहीं है, दो दिव्या के दे दो, करवा लेगी, और सबसे दिव्या पैसा ले लेना, ठीक है, ना देगा तो नहीं देना उसको, समझ गए। हाँ मिलेंगे, केगो लेकिन है हमारे पास, केगो ना 20 15 16 कर, हाँ 2 रुपया से कम नहीं लेगा, करे के दोनों तरफ है, अच्छा ठीक, तो 2 रुपया सबसे लेना, 1 रुपया करवाने के, 2 रुपया ले आना सर, है ना, नहीं 1 रुपया दिव्या करवाएगी तो 1 रुपया लेगी ना, ऐसे थोड़ा, ठीक है, मिलेंगे। प्यारे छात्रों बात किया जाए तो 9th, रुको जी, प्यारे छात्रों बात किया जाए तो 9th क्लास का आज बैच चलेंगे 4 बजे से लेकर के, बोले प्यारे छात्रों 9th क्लास के आज बैच चलेंगे आपका 4 बजे से 6 बजे तक, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध पढ़ाए जाएंगे और द्वितीय विश्व युद्ध, तो आप अपना क्लास आना ना भूलें। धन्यवाद, नियमित समय अनुसार आए, ठीक है, जय हिंद।